बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे हम गति के समीकरण कहते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो हमारे पास तीन तरह के गति के समीकरण हैं, जिसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, जिसे हम गति का समीकरण भी कहते हैं। तो ये तीन होते हैं हमारे पास तीन गति के समीकरण है। एक हमारे पास है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा हमारे पास है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तीसरा हमारे पास है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। जहां v का मतलब हो गया हमारी फाइनल वेलोसिटी, ये v हमारा है फाइनल वेलोसिटी, u हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी और s हमारा है टोटल डिस्प्लेसमेंट, t जो है वो हमारा टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल है हमारे पास, यानी v हमारा अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, s जो है वो समय अंतराल है और s जो है हमारा वो कुल विस्थापन है और t हमारा समय है। अब हम सबसे पहले इनके डेरिवेशन की बात करें तो सबसे पहले गति के पहले समीकरण की बात करते हैं। गति का पहला समीकरण, इसके लिए हम मान सकते हैं कि सपोज एन ऑब्जेक्ट moving with initial velocity u suddenly accelerates with uniform acceleration a and acquires velocity v in time t and covers the distance या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट s। देन बहुत आसान सी बात है, हम मान रहे हैं कोई बॉडी है u वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, सडनली एक्सेलरेट होगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से, एक्वायर कर लेगी कुछ वेलोसिटी v, और इस प्रक्रिया में इसने टाइम कितना लिया है, इस प्रोसेस में टाइम t लिया है और कुल डिस्टेंस इसने ट्रैवल करा है s। यानी सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद initial velocity u suddenly accelerate with uniform acceleration a and acquire the velocity v in time t and cover the displacement s। then यदि कोई वस्तु है मान लो u वेग से चल रही थी, एक समान त्वरण a से त्वरित हुई, तब t समय पश्चात उसका वेग कितना हो गया, v हो गया, और इस प्रक्रिया के दौरान उसने कुल दूरी तय किया s। अगर हम बात करें कि एक्सेलरेशन की, तब हम बात करेंगे एक्सीलरेशन जिसको हम कहते हैं त्वरण। अगर हम त्वरण की बात करेंगे तो सबने पढ़ रखा है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो चेंज इन वेलोसिटी सबको पता है, या तो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो बॉडी की जो वेलोसिटी थी फाइनल वो v एक्वायर किया, और कितने से स्टार्ट किया था, u से, यानी v वेलोसिटी फाइनल होगी इनिशियल वेलोसिटी u, तो फाइनल माइनस का इनिशियल, टाइम कितना लिया t, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हमारे पास होगा at और इधर जाएगा v माइनस का u, ये u इधर आएगा तो प्लस में, तो v इधर एक तरफ प्लस में लिख लेते हैं और दूसरी तरफ u प्लस at, इसे ये कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यदि कोई वस्तु है u वेग से चल रही थी, एक समान त्वरण से त्वरित हुई, t समय पश्चात उसका वेग v हो गया और दूरी उसने तय किया s। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u सडनली एक्सेलरेट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a एंड एक्वायर द वेलोसिटी v इन टाइम t एंड कवर द डिस्प्लेसमेंट s। तब त्वरण जो होगा, देन एक्सेलरेशन जो होगी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन के बराबर होगा, यानी a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितना एक्वायर किया v, इनिशियल कितना था u, टाइम कितना लिया t,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 80 इज इक्वल टू b माइनस u, b इज इक्वल टू u प्लस 80। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम दूसरे समीकरण की बात करें, दूसरे समीकरण की बात करें तो उसके लिए भी क्या होगा, सपोज एन ऑब्जेक्ट वो ही था, इट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u suddenly accelerate with uniform acceleration a and acquire the velocity v in time t and cover the displacement s। कोई वस्तु u वेग से चल रही थी, एक समान त्वरण a से त्वरित हुई, t समय पश्चात उसका वेग कितना हो गया v, और इस प्रक्रिया में उसने दूरी कितनी तय की s। तो ये हमारा बात करें अब सेकंड इक्वेशन की, अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो दैट अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग की बात करें अगर, तो हमें पता है कि फाइंड इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। एवरेज की बात क्यों आई, एवरेज वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी की बात क्यों आई, एवरेज वेलोसिटी की बात इसलिए आई क्योंकि हम श्योर नहीं है कि उस s डिस्प्लेसमेंट का कितना पार्ट इसने u वेग से ट्रैवल किया यानी u वेलोसिटी से ट्रैवल किया है और कितना पार्ट इसने v वेलोसिटी से ट्रैवल किया, इसलिए हमें यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी। तो एवरेज वेलोसिटी सबको पता है, जितनी भी चीजों का एवरेज फाइंड करना होता है उनको ऐड करते हैं उनकी वैल्यूज को, और जितने भी नंबर होते हैं उससे डिवाइड करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास u थी, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास v थी, तो एवरेज वेलोसिटी u + v/2। सो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट यानी s की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि इसका हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल अपॉन में एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। तो s ऐसे ही हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास u + v/2 है और टाइम कितना हमारे पास है t है। अगर यहां लिखें फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो हमें पता है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at। सो अबव इक्वेशन, अगर हम अबव इक्वेशन की बात करें, अबव इक्वेशन अगर हम बात करें अबव इक्वेशन की, तो अगर इससे हम यहां पे लिखते हैं अबव इक्वेशन तो देखें s एज इट इज रहेगा, u ऐसे ही रहेगा, v की जगह हम रख सकते हैं u + at, नीचे रहेगा हमारे पास 2 * t, s एज इट इज u की जगह u + u 2u हो जाएगा, a t हो जाएगा इनटू t है अपॉन में 2 है, s एज इट इज रहने दें, t से मल्टीप्लाई करें 2ut प्लस 80 स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2, एलसीएम ब्रेक कर देगा इसको तो ये 2ut अपॉन में 2 प्लस का 80 स्क्वायर अपॉन में 2 से 2 कट जाएगा और इस प्रकार हमारा इक्वेशन आ जाएगा s = ut + 1/2 80 स्क्वायर। ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी हम सिंपल सी बात है कि एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे u + v/2, इट मीन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम यानी औसत वेग गुणा समय कर लेंगे, u + v/2 इनटू t है, हमें पता है v = u + at होता है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो s = u और v की जगह u + at, u + u ऐड होगा 2u + at इनटू t अपॉन में 2, t से मल्टीप्लाई 2ut + 80 स्क्वायर अपॉन में 2, s = 2ut अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा 80 स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि यहां से इसको हमने एलसीएम ब्रेक कर दिया। ये हमारे पास हो गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम बात करेंगे अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के पहले समीकरण की अगर हम बात करें तो v = u + at। अब हम यहां लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर ले, स्क्वायरिंग बोथ साइड v है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, v है, ये v स्क्वायर हो जाएगा, हमें पता है u + at का यहाँ पे क्या होगा होल स्क्वायर होगा, v स्क्वायर एज इट इज ये a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो u स्क्वायर + a स्क्वायर t स्क्वायर + 2u at। हमने पढ़ रखा है a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस का 2ab। सो u स्क्वायर
u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर 2u at b स्क्वायर ऐसे रहेगा, u स्क्वायर भी ऐसा रहेगा। यहाँ से हमने 2a कॉमन ले लिया। जब 2a कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब है हम उससे इन दोनों को डिवाइड करेंगे सेपरेटली अलग अलग। तो 2a से करेंगे, 2 से करेंगे 2 कट जाएगा, a को करेंगे तो a कट जाएगा, बचेगा कितना ut। इसमें 2 नहीं है इसलिए 1/2 भी आ जाएगा। एक a स्क्वायर है, एक स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचेगा a और ये at स्क्वायर। फिर लिखेंगे हम, अगर हम गति के दूसरे समीकरण से बात करें, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हमने क्या देखा है कि जो ut प्लस 1/2 at स्क्वायर होता है वो s के इक्वल होता है। सो अबव इक्वेशन की अगर हम बात करें, अबव इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as, और इस प्रकार से हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये गति का समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। बहुत आसान है, पहला समीकरण लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, स्क्वायर की बोथ साइड्स, a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया हमने, यहाँ से 2a कॉमन ले लिया, हमने रिप्लेस कर दिया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ut प्लस 1/2 at स्क्वायर इज इक्वल टू s, और इस प्रकार से हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as हमें प्राप्त हो गया।